हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। मैं आयुष जैन आपके सामने दोबारा हाजिर हूं चैप्टर नंबर 5 लेकर के, मतलब हमारे डे 5 का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर के, दैट इज फ्रॉम बायोलॉजी। और बायोलॉजी में मैं तुम्हें एक चीज बात कह रहा हूं, एक जो चीज मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि अगर बायोलॉजी का ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया ना बेटा, तो आधी से ज्यादा बायोलॉजी खत्म है तुम्हारी, ठीक है। क्योंकि ये चैप्टर अपने आप में 4 चैप्टर के बराबर है, ठीक है। तो उस चैप्टर का नाम जो है वो क्या है, लाइफ प्रोसेस। क्या है? लाइफ प्रोसेस। इस लाइफ प्रोसेस को है ना हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है, मतलब अपने आप में ये 4 चैप्टर का, एक चैप्टर का मतलब 4 चैप्टर का कॉम्बिनेशन है एक ही चैप्टर के अंदर। तो इसको हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे जिससे तुम्हें अच्छे से समझना है। मैं चाहूं तो इसको एक पार्ट में बना सकता हूं, ठीक है। थोड़ी सी लंबी वीडियो हो जाएगी लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसको हम जो है 2 पार्ट में पढ़ेंगे जिससे तुम्हें अच्छे से क्लैरिटी मिले, तुम अच्छे से डाइजेस्ट कर पाओ। खाना तो क्या है, हम बहुत सारा खा सकते हैं लेकिन उसको डाइजेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से इस चैप्टर के अंदर जो है हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। सो जस्ट हैव अ लुक ऑन द चैप्टर लाइफ प्रोसेस, ठीक है। अब लाइफ प्रोसेस का देखो, सबसे पहली बात क्या है, ठीक है। हम बात करते हैं किसके बारे में, लाइफ प्रोसेस के बारे में। तो देखो, लाइफ प्रोसेस बेसिकली क्या है कि कोई भी प्रोसेस जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होते हैं, जितने भी प्रोसेस लिविंग बॉडी के अंदर होते हैं, जो कि उसकी ग्रोथ, उसके एक्सक्रीशन, उसके रेस्पिरेशन, जो कि उसको लिव जिंदा रहने के लिए और सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, मेंटेन करने के लिए काम आते हैं, दैट इज नोन एज लाइफ प्रोसेस। सिंपल सी बात है। लाइफ प्रोसेस कौन कौन से हो सकते हैं? ग्रोथ, ठीक है। ग्रोथ कहां से होगी? न्यूट्रिशन से, ठीक है। इस डाइजेशन को अगर हम न्यूट्रिशन बोलें तो ये ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। न्यूट्रिशन के बाद रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के बाद सर्कुलेशन। डाइजेशन मतलब जो भी हमने खाना खाया वो, रेस्पिरेशन मतलब जो खाना खाया उसको एटीपी में बदलना है ना मेरे भाई, वो एटीपी में बदलना, वो एटीपी में बदल के पूरे बॉडी पार्ट तक घूमेगा और उसमें से जो वेस्ट बचेगा वो एक्सक्रीशन। इसके आगे भी कई सारे लाइफ प्रोसेस होते हैं लेकिन इन चारों को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, दैट इज लाइफ प्रोसेस पार्ट 1 हमारा इन दोनों का होने वाला है, ठीक है। सबसे पहले हम बोलते हैं, बात करते हैं किसकी, न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन क्या है? जितने भी न्यूट्रिएंट्स लेने का प्रोसेस है, उसको यूटिलाइज करने का प्रोसेस है और उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने का जो प्रोसेस है, दैट इज नोन एज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कि हमारे अलग अलग मेंटेनेंस, सर्वाइवल प्रोसेस के लिए काम करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। न्यूट्रिएंट्स 3 तरह के होते हैं, ठीक है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये एनर्जी गिविंग फूड है। प्रोटीन, मिनरल्स, बॉडी बिल्डिंग फूड है। विटामिन एंड मिनरल्स, ये प्रोटेक्टिव फूड है। कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं? हमें एनर्जी देते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स एंड मिनरल्स हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, बॉडी को बनाने का काम करते हैं। ग्रोथ में सबसे ज्यादा इनका होता है। और विटामिन एंड मिनरल्स क्या करते हैं? हमें बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं कई सारी डिजीज से, ठीक है। इसलिए जितनी भी डेफिशिएंसी डिजीज होती है ज्यादातर किसमें होती है? विटामिन एंड मिनरल्स में होती है, ठीक है। अब किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर न्यूट्रिशन लेना है तो उसके 2 तरीके होते हैं। पहला होता है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक होता है हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स किसको बोलते हैं? प्लांट्स को। हेटरोट्रॉप्स किसको बोलते हैं? एनिमल्स को। ऑटोट्रॉप्स बोले तो प्लांट्स अपना खाना खुद बना लेते हैं, लेकिन एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं किस पे? प्लांट्स के ऊपर, फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट, ठीक है। इसलिए इनको क्या बोला जाता है? हेटरोट्रॉप्स बोला जाता है। आगे हम बात करते हैं तो हमारे पास 2 ही तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, 2 ही मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। वो कौन से हैं? एक तो है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक है हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। समझा ही दिया मैंने तुम्हें। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इट इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस इट्स ओन फूड एंड प्लांट टेक इनऑर्गेनिक कंपाउंड विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड कन्वर्ट दिस ऑर्गेनिक फूड एज अ ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ सन एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। इसको अगर तुम चाहो तो सिंपली इस तरह से भी लिख सकते हो, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स गेट देयर ओन फूड by the process of photosynthesis is known as autotrophic mode of nutrition, ठीक है। अब autotrophic mode of nutrition के अंदर बेसिकली अगर तुम देखोगे तो क्या हो रहा है कि CO2 बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड which they are getting from the air, ठीक है। water they are getting from the earth surface, sunlight they are getting from the sun. With the help of these 3 things in the presence of chlorophyll, तो 4 इसके बेसिक कंपोनेंट हो गए। 4 चीजों से इसने क्या बनाया? शुगर के साथ ऑक्सीजन जो कि हमारे काम आती है और उसके साथ वाटर जो कि वेपर की फॉर्म में चला जाता है, ठीक है। तो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में लाइट कहां से मिल रही है इसको? सन की लाइट, ठीक है। सन की लाइट किसको मिल रही है? वाटर को और क्लोरोफिल को। बेसिकली ये सन की लाइट किसको चाहिए? क्लोरोफिल को। क्लोरोफिल क्या करता है? सन की एनर्जी को ट्रैप करता है, CO2 गैस को लेता है
वाटर को लेता है और सबको प्रोसेस करके किसमें, ऑक्सीजन जो कि बाहर आ जाती है ह्यूमन बींग्स के लिए, और शुगर में कन्वर्ट कर देता है। और इसमें जितनी भी शुगर होती है वो सब किसकी फॉर्म में स्टोर होती है, स्टार्च की फॉर्म में, और स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होती है, और जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो सब हमारे एक्सक्रीशन के थ्रू मिल जाती है। तो इस तरह से क्या होता है, पूरा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चलता है। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर देखो क्या होता है कि द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। ठीक है, लेकिन फोटोसिंथेसिस के अंदर कुछ इवेंट्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला है एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी बाय द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो होता है वो क्या करता है, सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद उस सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करना होता है किसमें, केमिकल एनर्जी में। वाटर की स्प्लिटिंग होती है और वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बना लेता है। उसके बाद कार्बन का रिडक्शन होता है किसमें, कार्बोहाइड्रेट्स में। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या रॉ मटेरियल चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, वो पहली रिक्वायरमेंट क्या है, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरी रिक्वायरमेंट, तीसरी रिक्वायरमेंट वाटर, चौथी रिक्वायरमेंट सनलाइट। उस डायग्राम के अंदर हमने पढ़ लिया था। ठीक है, क्लोरोफिल कहां मिलता है। अच्छा, कोई भी अगर तुमसे पूछे व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो क्लोरोफिल के अंदर भी एक जगह होती है जिसे हम बोलते हैं मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स इज द एग्जैक्ट साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कहां से ऑब्टेन्ड होती है हमको सबको पता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करके क्या बोलते हैं हमको मतलब ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। वाटर उनको अर्थ सरफेस से मिल जाता है, बहुत सारे मिनरल्स वगैरह जो होते हैं वाटर के अंदर ही होते हैं। और जाइलम नाम की एक टिश्यू होती है जो कि वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करती है किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। ठीक है, इसके अलावा सनलाइट कहां से मिलती है, उसको सोलर से मिलती है। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। इस बात को ध्यान रखना, अगर तुमसे कोई भी पूछे द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ इज नोन एज सन। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जितनी भी एनर्जी है ना बेटा, वो कहां से आई है, वो सन से आई है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। आगे बात समझ में। अब फोटोसिंथेसिस की सिग्निफिकेंस देखो। सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है कि इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक फूड, जो कि एनर्जी रिलीज कर रहा है किस फॉर्म में, एटीपी फॉर्म में। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स बीइंग प्रोड्यूसर आर एसेंशियल बायोटिक कंपोनेंट, क्योंकि इनको क्या बोला जाता है, प्रोड्यूसर। तो हमारी कोई भी फूड साइकिल या फूड चेन जो चालू होती है, ठीक है, वो कहां से चालू होती है, प्रोड्यूसर से तो चालू होती है। जब तक रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तब तक चालू नहीं होगी। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा बायोटिक कंपोनेंट है, और ये क्या करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बना के रखता है एयर के अंदर। ठीक है, हम तो CO2 रिलीज किए जा रहे हैं, ऑक्सीजन लिए जा रहे हैं, लेकिन वो ऑक्सीजन आ कहां से रही है, प्लांट से। CO2 को एब्जॉर्ब कौन कर रहा है, प्लांट्स। तो ये बैलेंस बना के चल रहे हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हेल्प करते हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो लाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, टेम्परेचर है, वाटर है। ठीक है, लाइट कैसे, जितनी ज्यादा लाइट होगी उतनी ही ज्यादा, देखो फोटोसिंथेसिस इंक्रीज विद द इंक्रीज इन लाइट इंटेंसिटी एट सर्टेन एक्सटेंट। एट वेरी हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट फोटोसिंथेसिस डिक्रीज। ठीक है, मतलब एक लेवल तक जाके बढ़ेगा, उसके बाद फिर वो घटता चला जाएगा। मतलब हाई इंटेंसिटी नहीं होनी चाहिए, एक नॉर्मल रेंज होनी चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज विद इंक्रीज इन CO2 कंसंट्रेशन। ठीक है, इसके अलावा टेम्परेचर, द एंजाइम कंट्रोल डार्क रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द ऑप्टिमल रेंज ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। लो टेम्परेचर इनहिबिट्स फोटोसिंथेसिस और हाई टेम्परेचर इनहिबिट्स फोटोसिंथेसिस। ठीक है, वाटर डिक्रीज इन वाटर अवेलेबिलिटी रिड्यूस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब ये भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इसके बाद एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो कौन है, स्टोमेटा। ये स्टोमेटा क्या होती है, ये जो ओपनिंग होती है ना, ठीक है, ये जो ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग को ही क्या बोला जाता है, स्टोमेटा बोला जाता है बेटा। ठीक है, ये ओपनिंग इज रेगुलेटेड बाय दीज टू गार्ड सेल्स। ये गार्ड सेल्स क्या होते हैं, इसको मतलब वाटर के कंसंट्रेशन से ओपन होते हैं और मतलब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन किसकी वजह से होता है, वाटर के कंसंट्रेशन की वजह से होता है। और इसी वाटर के कंसंट्रेशन की वजह से इनमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होने की वजह से स्टोमेटा ओपन और क्लोज होता है। स्टोमेटा ओपन होता है तो दो तीन काम करता है। ठीक है, सबसे पहला काम है ट्रांसपीरेशन करना। ट्रांसपीरेशन मतलब लूज ऑफ वाटर, जितना भी एक्स्ट्रा एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है वो यहां से निकल जाता है। ठीक है, पहली बात तो। दूसरी बात, CO2 को रिलीज करता है, सॉरी O2 को रिलीज करता है और CO2 को गेन करता है। तो यही कुछ काम होते हैं जो स्टोमेटा करता है। और ये स्टोमेटा प्रेजेंट कहां होता है, लीव्स जो होती है ना, लीव्स हमारी जो हरी पत्तियां होती है, उन हरी पत्तियों के नीचे जो है ना स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई डायग्राम पूछे स्टोमेटा का, तो ये स्टोमेटा का डायग्राम आपको ऐसे ही बनाना है। ठीक है, एक मैं बता रहा हूं ट्रांजैक्शन जो मतलब क्रम से ट्रांजैक्शनल व्यू जो है उसका लीव्स का, वो भी थोड़ा सा माइंड में रखना, क्योंकि इस बार देखो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि लीव्स के ऊपर क्वेश्चन एक अच्छा बने। ठीक है, तो डायग्राम अगर बनाओगे तो इट टारगेट्स अ गुड इंप्रेशन। ठीक है, तो वो अच्छा लगेगा।
अब हम बात करते हैं किसकी, हिट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। ठीक है, अब व्हाट इज एग्जैक्टली हिट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? हिट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने से खुद खाना नहीं बना सकते, वो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, किसके लिए, अपनी फूड रिक्वायरमेंट के लिए, तो वो क्या कहलाएगा, हिट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, अब हिट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी जो है ना वो 3 तरह का होता है, मतलब वो किस सोर्स से खाना ले रहे हैं उस पर डिपेंडिंग। ठीक है, पहला होता है होलोजोइक, अगर वो किसी कॉम्प्लेक्स फूड को ले रहे हैं और कॉम्प्लेक्स फूड को लेके सिंपलर फूड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो क्या है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक होता है सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक मतलब अगर वो किसी सड़े गले खाने से वो है अपना फूड ले रहे हैं और क्रम से उससे अपने न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं, तो वो सेप्रोफाइटिक। और एक होता है पैरासिटिक, पैरासिटिक मतलब जैसे सपोज करो कि कोई भी चींटी है, वो मेरे कोई भी मच्छर है, वो मेरे ऊपर आकर के बैठ गया, मेरा खून चूस रहा है, तो मैं उसके लिए क्या हो गया, होस्ट। ठीक है, तो द ऑर्गेनिज्म विच आर गेटिंग देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट बॉडी, मतलब उसको तो खाना बनाने की जरूरत ही नहीं है, मैंने जो मेरे लिए खाना बनाया था वो खाना उसने खा लिया। ठीक है, तो वो होस्ट बॉडी से अगर ले रहे हैं तो वो कौन होंगे, पैरासिटिक होंगे। ठीक है, जैसे कि लीस, फ्लीज, टेप वर्म। ठीक है, इसमें बहुत सारी फंजाई वंजाई आ जाती है, इसके अंदर ह्यूमन बींग्स आते हैं सबसे ज्यादा, तो जितने भी एनिमल्स हैं, इंसेक्टिवरस प्लांट्स हैं, ये सब आते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड, मतलब ऑर्गेनिज्म अपना खाना कैसे लेते हैं। ठीक है, मेनली हम यहाँ जो है बात करेंगे किसकी, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। तो देयर आर 5 स्टेप्स बाय विच दे गेट देयर ओन फूड। ठीक है, सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है इंजेशन। इंजेशन मतलब खाने को खाना। ठीक है, डाइजेशन, डाइजेशन बोले तो ब्रेक डाउन ऑफ फूड, डाइजेशन बोले तो ब्रेक डाउन ऑफ फूड, क्योंकि इन्होंने कैसा फूड लिया, कॉम्प्लेक्स फूड। अब कॉम्प्लेक्स फूड को मतलब खाने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए इनको छोटे छोटे टुकड़ों में करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर रोटी दी गई तो आप पूरी रोटी को एक साथ खा जाओगे कि छोटे छोटे टुकड़ों में करोगे, ऑब्वियस सी बात है छोटे टुकड़ों में। इसी तरह से ये क्या करते हैं, पूरा एक न्यूट्रिशन लेते हैं, उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, केमिकली सिंपलर करते हैं। इसके बाद होता है अब्जॉर्प्शन, जिसको तोड़ा गया है उसको बॉडी में पहुंचाएंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। Assimilation means utilization of that food, the process by which undigested food is thrown out of the body, the process by which components of food are taken each other in every cell of the body, उसको एक एक सेल तक पहुंचाना और उसको यूटिलाइज करने के लिए लगा देना। इसके बाद इजेशन मतलब जितना भी वेस्ट बचा है उसका रिमूवल। ठीक है, जैसे अमीबा है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, यूनिसेल्युलर बोले तो जो कि सिंगल सेल्स के बने होते हैं, यूनिसेल्युलर है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, वो क्या करता है, यही सारे परफॉर्म करता है फंक्शन। कैसे, डायग्राम से समझना। उसने क्या किया, अपने न्यूक्लियस, सूडोपोडिया एक नाम की एक जगह होती है, सूडोपोडिया को बोलते हैं हम फॉल्स फीट। क्या बोलते हैं, फॉल्स फीट। फॉल्स फीट बोले तो जो हमारा अमीबा होता है इसका कोई रेगुलर शेप नहीं होता बेटा, एंड ड्यू टू इरेगुलर शेप ये खाना कहाँ से लेगा, तो ये क्या करता है, जिधर की साइड भी फूड आता है ना उस तरफ क्या करता है, एक फॉल्स फीट की फॉर्मेशन कर लेता है, मतलब 2 पैर ऐसे निकाल लेता है, उसको ट्रैप कर लेगा। ये फूड को ट्रैप कर लिया, फूड को ट्रैप करने के बाद उसके पास एक वैक्यूल बना लेता है, वहां पे डाइजेस्टिव एंजाइम को भेजता है, डाइजेस्टिव एंजाइम उस पर एक्शन करती है, उस फूड को क्या करती है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है, जितना भी वेस्ट होता है वो बाहर आ जाता है और जितना भी न्यूट्रिशन होता है वो सब इसके अंदर घुल के रह जाता है। ठीक है, इस तरह से जो है मतलब हमारा डाइजेशन प्रोसेस होता है किसके अंदर, अमीबा के अंदर। अब इसके बाद हम बात करें किसमें, ह्यूमन बींग्स में, तो ह्यूमन बींग्स में इंजेक्शन जो होता है वो देखते हैं। ठीक है, अब देखो इंजेक्शन कैसे होता है, इंजेस्टेड थ्रू माउथ। ठीक है, माउथ के थ्रू उसने लिया। The ingestion begins from the mouth, digestion begins from the mouth itself। सबसे पहला जो डाइजेशन होता है वो कौन सा होता है, फिजिकल डाइजेशन, क्योंकि स्मॉल स्मॉल पीसेस में तोड़ लेते हैं। सलाइवरी ग्लैंड होता है हमारे माउथ में। ठीक है, जो वाटर लिक्विड होता है वो कौन सी एंजाइम, सलाइवरी एमाइलेज। ठीक है, पटाइलिन नाम की एक एंजाइम होती है, सलाइवरी एमाइलेज बोलते हैं उसको। ठीक है, उसको क्या करता है, रिलीज करता है, तो वो क्या करती है, स्टार्च का डाइजेशन करती है। स्टार्च को किसमें करती है, फ्रक्टोज और माल्टोज। ठीक है ना। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑल्सो कॉल्ड केमिकल डाइजेशन, मतलब 2 तरह के डाइजेशन चालू हो गए वहां पे, फिजिकल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन। और टंग जो है वो क्या करती है, मिक्सिंग ऑफ सलाइवा। इसोफेगस के अंदर कोई डाइजेशन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ क्या करती है कि एक पैसेज प्रोवाइड करती है जिससे इसोफेगस से कहाँ पहुंच जाए वो, मतलब माउथ से कहाँ पहुंच जाए वो, स्टमक तक पहुंच जाए। ठीक है, व्हेन स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड एंटर द फूड पाइप, द वॉल्स ऑफ फूड पाइप स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग एंड एक्सपेंशन, जिसे कौन सा मूवमेंट बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। इसके बाद स्टमक में पहुंचते हैं। स्टमक जो है कैसा है, जे शेप्ड ऑर्गन है। जे शेप्ड ऑर्गन है जो कि हमारे कहाँ पे प्रेजेंट है, लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, इस जगह पे। ठीक है, ये जे शेप्ड ऑर्गन के अंदर क्या होता है कि स्टमक वॉल जो होती है गैस्ट्रिक जूस रिलीज करती है। इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर 3 चीजें होती है। 3 चीजें कौन कौन सी होती है, ठीक है, एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, एक पेप्सिन नाम की एक एंजाइम होती है, एक म्यूकस होता है। हाइड्रोक्लोरिक
हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम विच हेल्प फैसिलिटेट एक्शन ऑफ पेप्सिन एंजाइम। उसके बाद क्या होता है, पेप्सिन का क्या काम होता है, ये जो पेप्सिन होती है ये किसको डाइजेस्ट करती है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करती है। और इसके अलावा म्यूकस जो है वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ये जो म्यूकस है इसका काम है प्रोटेक्शन करना, किसको, स्टमक की वॉल को, किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सिक्रीशन से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक और काम है बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, जितने भी जर्म्स हमारे खाने में जाते हैं उनको मारने का काम करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ठीक है, आगे नेक्स्ट पेज पे इसका डायग्राम भी है, उससे समझेंगे इसको और अच्छे से। अभी हम थ्योरी से लिख लेते हैं कि स्टमक से जो खाना जो होता है वो पार्शियली डाइजेस्टेड होता है, मतलब आधा अधूरा डाइजेशन हुआ है, क्योंकि यहाँ पे तो स्टार्च का डाइजेशन हुआ है, यहाँ प्रोटीन का डाइजेशन हुआ है। अब खाना कैसा है, एसिडिक है। अब एसिडिक से वो सबसे पहले कैसा होगा, बेसिक होगा। तो वो खाना कहाँ पे जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल किसको बोलते हैं, माउथ से लेकर के एनस तक, ठीक है, मतलब जहां से खाना अंदर जाएगा और जहां से खाना बाहर आएगा, दोनों पार्ट से लेकर के, दोनों मतलब एक पार्ट से लेकर के दूसरे पार्ट तक पूरे को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, तो एलिमेंट्री कैनाल से जाएगा, बहुत सारी कॉइल्स होती हैं, तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स सबका डाइजेशन होता है। अच्छा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं उसके भी 3 पार्ट होते हैं। उसके एक पार्ट में क्या होता है कि सिक्रीशन रिसीव होते हैं दोनों ग्लैंड से, लिवर से और पेनक्रियास से। लिवर क्या करता है, लिवर सिक्रीट बाइल जूस, ठीक है, बाइल रिलीज करता है। बाइल एक ग्रीनिश कलर का सब्सटेंस होता है, ग्रीनिश येलो कलर का, जो कि एसिडिक फूड को किसमें करता है, बेसिक में करता है। उसके अलावा बाइल जो है वो एक फंक्शन परफॉर्म करता है, मतलब डाइजेशन ऑफ फैट का, ठीक है। बाइल जो है वो डाइजेशन ऑफ फैट में बहुत हेल्प करता है कि बाइल परफॉर्म 2 फंक्शन, मेक फूड एसिडिक कमिंग फ्रॉम द स्टमक अल्कलाइन, है ना, एंड ब्रेक फैट्स इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स फॉर इजी एक्शन ऑफ डाइजेशन एंड डाइजेशन। अब पेनक्रियास क्या करता है, 3 तरह के सिक्रीशन रिलीज करता है, जिसे पेनक्रिएटिक एंजाइम्स बोलते हैं। पहले तो पेनक्रिएटिक अमाइलेज, ठीक है, जो कि कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा। एक होता है ट्रिप्सिन, जो कि डाइजेशन को प्रोटीन डाइजेशन करेगा प्रोटीन का। इसके अलावा एक लाइपेस होता है जो कि एमल्सिफाइड फैट्स, एमल्सिफाइड फैट्स बोले तो बाइल ने क्या किया, फैट्स को ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया था। वो ग्लोब्यूल्स को एमल्सिफाइड फैट में कन्वर्ट करने का और उसको तोड़ने का फर्दर आगे काम करता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इस पेनक्रियास के, इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये ऐसी होती है, इसके अंदर एक छोटे छोटे से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। इसके अंदर ऐसे डेंस नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज होता है। तो जब खाना यहाँ पहुंचता है तो खाने का एब्जॉर्प्शन जो है ना वो चारों तरफ से होना चालू हो जाता है। अब ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की ही क्यों बनाए, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसलिए बनाए कि बेटा सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा फूड का, न्यूट्रिशन का, ठीक है। यहाँ लिखा भी होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, द इनर सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन called villi which increase the surface area for rapid absorption of digested food, and the digested food which is absorbed through the walls of small intestine goes into our blood। वही वाली बात हो गई। इसके बाद एसिमिलेशन, ब्लड क्या करता है, पूरे को खाने को एक एक सेल तक पहुंचाने का काम करता है, और सेल तक पहुंचाने के बाद उसका जो फूड होता है, जो जितना भी फूड मतलब वेस्ट होता है वो सब बाहर निकल जाता है, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक है। ये हमारा प्रोसेस है, जो हमने ऊपर थ्योरी में पढ़ा उसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। माउथ से खाना गया, माउथ से डाइजेशन हुआ, टंग, पोर्टेड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, इनको छोड़ दो तुम, इन तीनों का काम कोई मतलब नहीं है। माउथ होती है, बकल कैविटी बोलते हैं, ये ईसोफेगस यहाँ से लेकर के यहाँ तक होता है। ये जे शेप्ड ऑर्गन है जहाँ के जिसके अंदर हमको डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स वगैरह मिलते हैं। ये लिवर होता है हमारा, ठीक है, जो कि बाइल वगैरह रिलीज कर रहा है। 1 मिनट, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमारा क्या है, लिवर है, ठीक है। लिवर के बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन होगी, यहाँ पे एक सिस्टम होता है जिसे हम पेनक्रियास बोलते हैं, ठीक है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन होगी, अंदर 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 ये सारी। इसके बाद फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए खाना क्या होता है, यहाँ आ जाता है। और ये देखो लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है ना बेटा, इसके भी 3 पार्ट होते हैं। जैसे मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन के बताए थे, ड्यूडेनम, जीजनम, इलियम, इसी तरह से लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है उसके भी 3 पार्ट होते हैं। एक होता है कोलोन, एक होता है रेक्टम और एक होता है एनस, ठीक है। कोलोन क्या होता है, कोलोन वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है, रेक्टम उस वेस्ट को स्टोर करता है, और एनस के अंदर वो एनस वो ओपनिंग होती है जहां से हमारा एक्सक्रीटरी फूड जो है वो बाहर निकलता है, ठीक है। इस तरह से ये पूरा प्रोसेस चलता है। गॉट इट। अब ये तुम्हें एक सिंपल सी बात बता रखी है कि कहाँ पे क्या क्या काम हो रखा है, ठीक है। जैसे फूड च्यू होता है, सलाइवा जो होता है डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट्स को,
मसल्स जो होती है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करके स्टमक तक पहुंचाती है, स्टमक जो होती है सब चीज़ों को ब्लेंड करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बैक्टीरिया को किल करता है, एंजाइम जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है, लिवर जो है बाइल रिलीज करता है जो कि क्या नाम से फैट्स को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, पेनक्रियास बहुत सारी डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करता है जो कि कई सारे तरह के डाइजेशन करता है, कार्बोहाइड्रेट का, फैट्स का, प्रोटीन्स का। स्मॉल इंटेस्टाइन फूड को मिक्स करती है, ठीक है, बाइल के साथ, लिवर के साथ, और कंप्लीट डाइजेशन करती है। कंप्लीट डाइजेशन के साथ साथ एब्जॉर्प्शन भी करती है। एब्जॉर्प्शन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन जितना भी पानी है या इनडाइजेस्टिबल फूड है जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है वो सब क्या होता है कि इसके अंदर चला जाता है। मतलब इनडाइजेस्टिबल फूड बोले तो वेस्ट, बेसिकली गन्ने में से जूस निकालने के बाद क्या बचता है, गन्ने का भूसा, तो वो गन्ने का भूसा इज स्टोर्ड इन लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। और वाटर जो होता है वो यहाँ एब्जॉर्ब होता है, और एनस वो होता है जहां से स्टूल पास होता है, सॉलिड वेस्ट पास होता है हमारी बॉडी का, ठीक है। तो इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर से डाइजेशन प्रोसेस जो होता है ना बेटा वो कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम आते हैं इस डाइजेशन प्रोसेस से मिलने वाले जितने भी रिसोर्सेज हैं उनके बाद, ठीक है। अब वो क्या है, सबसे पहला प्रोसेस है बेटा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब मिलने के बाद उस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलेंगे। अब रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन बेसिकली फूड को कन्वर्ट कर रहा है किसमें, करेंसी ऑफ द सेल दैट इज नोन एज, ओ सॉरी शक्तिमान, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, साथ नहीं दे रहे हो तुम हमारा, हाँ अब देंगे साथ। तो रेस्पिरेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, एंड द प्रोसेस बाय विच रिलीज एनर्जी टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल इज कॉल्ड नोन एज रेस्पिरेशन। जैसे ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एटीपी बनाएगा। तो ये जो एनर्जी है ना बेटा, जो एनर्जी हमें मिल रही है, दिस एनर्जी, दिस एटीपी को रिलीज करने का जो प्रोसेस होता है वो पूरा फोटोसिंथेसिस होता है। अब देखो देयर आर टू टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, उसको सॉरी शक्तिमान, रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। पहला रेस्पिरेशन समझना, पहला रेस्पिरेशन होता है एरोबिक और दूसरा रेस्पिरेशन होता है एनारोबिक, ठीक है। रेस्पिरेशन एक तो होता है एरोबिक और एक होता है एनारोबिक। ऐसा रेस्पिरेशन प्रोसेस जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आकर होता है दैट इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन ऐसा रेस्पिरेशन प्रोसेस जो कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है वो कहलाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब देखो बेसिक डिफरेंस क्या है कि एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होती है, एनर्जी जो होती है ना वो ज्यादा रिलीज होती है। एक सिंपल फिगर देता हूं मैं तुम्हें, 32 एटीपी मॉलिक्यूल, मैथमेटिक्स तो आती होगी तुम्हें। अब तुम ये देखो कि यहाँ तो 32 एटीपी रिलीज हो रहे हैं, यहाँ पे 2 एटीपी रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। तो तुम मैथमेटिकली कैलकुलेट कर लो कि कौन सा ज्यादा है, ठीक है, पहली चीज। तो दूसरी चीज यहाँ जो है ना, मतलब वेस्ट जो निकलेगा वो वेस्ट काम का होगा, जैसे CO2, जैसे H2O, ठीक है, ये वेस्ट है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हार्मफुल केमिकल निकलेंगे जैसे लैक्टिक एसिड, ठीक है। तुम्हारे मसल्स में जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं, जिमिंग करते हैं, बहुत तेज भागते दौड़ते हैं, मसल्स में क्रैम्प होते हैं, दर्द होने लग जाते हैं, मसल्स बिल्कुल हार्ड हो जाती है, क्यों, लैक्टिक एसिड की वजह से। ये लैक्टिक एसिड क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन के जैसे रिलीज होता है, और यही हमारी मसल्स को क्या करता है, खींचने का काम करता है, ठीक है। फिर हम उसको गर्म पानी का सेक करते हैं, गर्म पानी से धोते हैं या कुछ भी करते हैं, तो धीरे 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 लैक्टिक एसिड जो होता है ना डिजोल्व होता है, ब्लड में जाता है और उसका एक्सक्रीशन होकर के वो पूरा प्रोसेस को करता है। तो इस वजह से क्या होता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है ना वो थोड़ा सा लो रेटेड है और थोड़ा सा उसको मतलब उस तरह से देखा जाता है। तो प्रोसेस जो होता है ना बेटा, ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट, ठीक है। अब क्या है कि ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है ग्लाइकोलाइसिस। क्या नाम दिया जाता है, ग्लाइकोलाइसिस। अब ये ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस होता है ना, ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस सिंपल है और ये हर किसी के अंदर होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर होगा, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म करेगा। लेकिन ये पायरुवेट अगर एटीपी में इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है तो ये कौन सा रेस्पिरेशन हो गया, एरोबिक। लेकिन अगर ये इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में मसल सेल्स में या कहीं पे और हो रहा है इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो क्या कहलाएगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ये दोनों, ये प्रोसेस जो है वो कौन सा है, एरोबिक, और ये कौन सा है, एनएरोबिक, ठीक है। इस तरह से ये दोनों प्रोसेस जो होते हैं ना वो कहलाते हैं, ठीक है। अब हमारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर बेसिकली क्या होता है कि पाथ है पूरा, ठीक है। पाथ कैसा है, नजल पैसेज है, देयर आर 2 नोस्ट्रिल्स, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस पैसेज को नजल पैसेज बोलते हैं। डायग्राम से पढ़ेंगे अभी अपन, देखना। शाबाश, वेयर इज दैट डायग्राम, ठीक है। तो ये क्या है, नजल पैसेज होता है,
नसल पैसेज मतलब ये नोस्ट्रल्स होते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती है। इसके बाद नसल कैविटी आती है, नसल कैविटी के बाद नीचे चलेंगे तो फेरिंग्स आएगा, फेरिंग्स के बाद यहाँ लैरिंग्स आएंगे, लैरिंग्स के बाद ये दोनों ट्रैकिया आ गए, ट्रैकिया के बाद वो लंग आ गया, लंग के अंदर ब्रोंकाई आ गई, ब्रोंकाई के अंदर ब्रोंक्यूल्स आ गए, फिर एल्वियोलर सैक आ गए। तो इस तरह से क्या होता है कि ये जो होता है ना, ये रेस्पिरेटरी पाथ बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? रेस्पिरेटरी पाथ। और इस रेस्पिरेटरी पाथ के अंदर हर रेस्पिरेटरी ऑर्गन का अलग अलग काम होता है। वो अलग अलग काम कैसा होता है देखना। नॉस्ट्रल्स होते हैं, नजल पैसेज बोलते हैं, जो कि मोइस्ट होते हैं, नमी होती है, सीलेटेड होते हैं, मतलब उसके अंदर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं और सिंपली हेयर भी होते हैं, और म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। इनका क्या काम होता है? एक तो गंदगी को ट्रैप करना, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करना, बड़े चीज़ों को ट्रैप करना। और इसके अंदर क्या होता है कि पूरी जो मतलब हमारी नाक के अंदर क्या होता है, डेंस नेटवर्क होता है ब्लड कैपिलरीज का। तुमने देखा होगा कि हम ज़्यादा भागते दौड़ते हैं, एकदम से कुछ गरम गरम हवा में नाक जाती है, तो नाक में हवा जाती है तो कुछ ब्लड सा रिलीज होने लग जाता है। तो वो किसकी वजह से? किसकी वजह से? ब्लड कैपिलरीज की वजह से, ठीक है। इनका क्या काम होता है? ये ट्रैप करते हैं डस्ट को। यहाँ डक्ट लिखा हुआ है, डस्ट आएगा, जर्म्स है, वार्म एयर को बिफोर इट एंटर इनटू द लंग्स, पूरे टेम्परेचर मेंटेन करने का काम है इनका। थ्रोट, फेरिंग्स, ठीक है। एक कॉमन पैसेज है फूड और क्या नाम से एयर के लिए, जो कि एपिग्लॉटिस नाम का एक ढक्कन होता है, उससे गार्ड होता है। तो जब हम खाना खाएं तो एपिग्लॉटिस जो होता है वो हमारे फूड पाइप पे कवर हो जाता है। इस तरह से दो पाइप्स होते हैं, एपिग्लॉटिस इस तरह से होता है। अभी मैं बोल रहा हूँ तो एपिग्लॉटिस यूं 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 हो रहा है, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि जब मैं खाना खाऊंगा तो वो फूड एपिग्लॉटिस जो है विंड पाइप पे, ये विंड पाइप है, विंड पाइप के ऊपर ऐसे चला जाएगा और खाना जो है यहाँ से पास होकर के यहाँ पे जो फूड पाइप है आगे की इधर की तरफ, उस फूड पाइप पे चला जाएगा, ठीक है। तो वो खाना पास तो वहीं से होगा। खाना खाते टाइम पे बोलने के लिए क्यों करते हैं? तो क्योंकि वो एपिग्लॉटिस बंद रहेगा। एपिग्लॉटिस खुला, खाना इसमें चला गया तो फिर तुम्हारे लिए समस्या ही समस्या है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं किस पे? फेरिंग्स, लैरिंग्स पे। लैरिंग्स वॉइस बॉक्स है, यहाँ हाथ लगाओगे वाइब्रेशन महसूस होगा, दैट वाइब्रेशन फील्स यू कि वो तुम लैरिंग्स पे या वॉइस बॉक्स पे हाथ लगा के बैठे हो। ये साउंड को प्रोड्यूस करने का काम करता है। ट्रैकिया, विंड पाइप, यहां से दो विंड पाइप जा रहे हैं, ठीक है, जो कि आगे विंड पाइप क्या करते हैं? लॉन्ग ट्यूब होती है जो कि ब्रोंकाई को कनेक्ट करती है और कार्टिलेजस रिंग्स। अच्छा, ओके, सॉरी, ये ट्रैकिया है पूरा, ठीक है। उसके बाद ये ब्रोंकाई अलग से आएगी, ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया इज सपोर्टेड बाय कार्टिलेजनस रिंग्स, ठीक है। एक क्वेश्चन बनता है, व्हाई ट्रैकिया डू नॉट कोलैप्स इवन व्हेन नो एयर इज प्रेजेंट इन दैट, एयर इज नॉट प्रेजेंट। तो उसके लिए क्या होता है कि ट्रैकिया डू नॉट कोलैप्स इवन नो एयर प्रेजेंट इन द ट्रैकिया बिकॉज इट इज सपोर्टेड बाय कार्टिलेजस रिंग। कार्टिलेजस रिंग जो होती है ना, कान की तरह होती है, कितना ही मरोड़ लो दोबारा वैसी किसी फॉर्म में। तो कार्टिलेजस रिंग जो होती है बेटा कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो मतलब रिंग्स जो होती है अपनी दोबारा पोजीशन पे पहुंच जाती है और वो मस्कुलर फॉर्मेट होती है। इसके बाद क्या होता है? ब्रोंकाई होती है, ठीक है। ब्रोंकाई क्या होती है? छोटे छोटे दो पार्ट आते हैं, ब्रोंकियो के ब्रोंकोल से हो जाते हैं, एयर के पैसेज को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम है बेसिकली, ठीक है। उसके बाद वो ट्रैकिया आ गया, विंड पाइप आ गया, ठीक है। अब कैसे होता है? सबसे पहले मैकेनिज्म बताया। इंस्पिरेशन मतलब इंस्पिरेशन में जो थोराइक एक्टिविटी है, चेस्ट कैविटी है जो एक्सपेंड होती है। एक्सपिरेशन मतलब जो बाहर निकालने का प्रोसेस होता है हवा को, वो होता है। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन बोल सकते हैं हम इसको। एक्सचेंज जो होता है वो कहाँ पे होता है? ब्रोंकियल्स में होता है। मतलब एल्वियोलाई सैक, बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, मस्कुलर पाउच लाइक स्ट्रक्चर, जो कि क्या करते हैं? ब्लड कैपिलरीज से पूरा वो होते हैं, क्या बोलते हैं, मस्कुलर ब्लड कैपिलरी से पूरा कवर्ड होते हैं और वहीं पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ठीक है। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है हमारी बॉडी के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, वो उस तरह से होता है, ठीक है। तो यहीं पे ये प्रोसेस जो होता है ना रेस्पिरेशन का, यहाँ पे फिनिश होता है, ठीक है। अब जो चैप्टर बचता है ना, जो सेकेंड पार्ट बचता है बेटा, वो बचता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, ठीक है। उसको फिर हम कल कवर करेंगे, ठीक है। ओके, आई होप यहाँ तक तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।